जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आज 14 अप्रैल 2022 भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है और इस 131वीं जयंती जन्मोत्सव पर मैं और मेरा साथी संजय चौधरी हम आप प्रदेशवासियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देने चाहते हैं। और इस जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है जिसे आज समरसता दिवस कहते हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य को समरसता के रूप में क्यों मनाया जाता है और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, मेरा दोस्त बताएगा संजय चौधरी। देवराम जी, जैसे आज का दिवस है जो 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, उसको अपन एक समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को जानने की ज़रूरत है कि समरसता आखिर बाबा साहेब ने किस रूप में अपने इस समाज को दी है। तो समरसता का मतलब है कि हर आदमी को समान भाव से देखना। जिस भी आदमी को ईश्वर ने बनाया है, एक ही चीज़ बनाया है, इस चीज़ को अपनी सहहृदय से, अपनी अंतरात्मा से इस चीज़ को स्वीकार करना कि हर मनुष्य को ईश्वर ने एक प्रकार से बनाया है, एक काम के लिए बनाया है। इसी को समरसता का भाव कहते हैं। बहुत अच्छी बात समरसता के बारे में भाई संजय जी ने बताया। मैं संजय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज 14 अप्रैल का दिन है, आज से नहीं है, कई वर्षों से चला, सदियों से चला आ रहा है। इस दिवस को एक अच्छे दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब का जन्मोत्सव मनाने के पीछे देश विदेश और प्रदेशवासियों को ऐसी कौन सी देन है बाबा साहब की जिसके उपलक्ष्य में यह सब जयंती मनाते हैं? ऐसा क्या बाबा साहब ने इनको दिया? देखिए देवराम जी, बाबा साहेब का योगदान है इस मानव, मैं सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं बोलूँगा, इस पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए इतना बड़ा योगदान है कि अपन गिनने बैठेंगे तो काफ़ी वर्ष लग जाएंगे अपने को। लेकिन अपन छोटे छोटे रूप में बात करें तो बाबा साहेब ने एक वाक्य दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज बाबा साहेब की वही उपलब्धियां को अपन याद करेंगे। और बाबा साहेब ने अपने समाज के लिए, जिस समाज में उन्होंने ऊंच नीच भेदभाव का वो शिकार हुए, अनटचेबिलिटी का वो शिकार हुए, उन चीज़ को हम जानेंगे। और बाबा साहेब ने जो संविधान, जो सबसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और मुझे लगता है कि वो इंडिया का सबसे प्यारा दस्तावेज है और नया, लेकिन वो दस्तावेज है, वो एक जीवन जीने की शैली है। तो उस चीज़ को अपन याद करने के लिए आज 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में हम मनाएंगे और विश्व को एक नई दिशा देने के लिए, और जो उनकी दूरदर्शी सोच है, जो उन्होंने संविधान बनाया था आज से 70 साल पहले, मेरा ये मानना है कि कोई भी सामान्य आदमी 20 या 30 वर्ष से आगे नहीं सोच सकता। और उनकी जो दूरदर्शी सोच है, जो आज से कई सदियों के लिए उनकी सोच है, ये जो संविधान है, ये अपने मूल रूप में आज भी खड़ा है। इस संविधान में न जाने कितने अमेंडमेंट हुए, 105 संविधान संशोधन हुए, फिर भी ये संविधान अपनी मूल दिशा में एक हिमालय के समान खड़ा है। तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, जिनको हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात संजय कुमार जी। संजय कुमार जी ने आज अपन को जयंती मनाने का कारण भी बता दिया है। मैं संजय कुमार जी से ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहेब जी ने ये जो अपन को संविधान दिया, इस संविधान के पीछे बाबा साहेब ने अपने मतलब कितने समय को, कितने चीज़ों को न्यौछावर किया तब तक यहाँ जाके ये पहुँचे। तो अपन जो वर्तमान समय की स्थिति में अपन युवा साथियों हैं, इनको इनकी प्रति क्या देन है और इनका जीवन का सफ़र है जो भारत को संविधान देने के लिए, इनका सफ़र कैसा रहा और किन किन परिस्थितियों से इनको गुजरना पड़ा? देखिए देवराम जी, इन्होंने सबसे पहले तो, जो इनके पिताजी है वो ब्रिटिश रॉयल आर्मी में थे, तो इनके पास उस टाइम पैसों की भी इतनी ज़्यादा कमी थी नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले तो एलिफिस्टन जो मुंबई का कॉलेज है, वो संभवतः ये प्रथम दलित छात्र है जो वहाँ पढ़े थे। उसके बाद में इनकी अगर हम पढ़ाई की बात करें तो लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए थे। वहाँ से पीएचडी की, एमफिल की और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। और इनकी यदि हम बात करें कि इनको कितने विषयों का ज्ञान था, तो ये एक साहित्यकार थे, एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, और समाज शास्त्र में इनको पारंगत हासिल थी। और हर चीज़ में
एक दार्शनिक भी थे, एक फिलोसोफियन। ये अम्बेडकर की जो है ये पूरी की पूरी एक फिलोसॉफी है। यदि उनको हम पढ़ने बैठे तो अपने को कई साल लग जाएंगे। और इन्होंने एक यूथ के लिए जो सबसे बड़ा अधिकार है, जो अपने को एक वयस्क मताधिकार के रूप में हमें दिया है, जिसको बाबा साहेब पॉलिटिकल भाषा में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलते थे, जिसको ये एक राजनीतिक न्याय का सिद्धांत पे काम करती है। और बाबा साहेब ने यूथ के लिए ये कहा था कि तुम हमेशा शिक्षित बनो, भले ही तुम आधी रोटी खाओ लेकिन तुम पढ़ाई ज़रूर करो और तुम हमेशा संघर्ष करते रहो। और इसी के साथ साथ इस संघर्ष से मानवता के लिए एक मिसाल कायम करो। यही यूथ के लिए बाबा साहेब का एक संदेश था। देखो, संजय जी ने बताया बाबा साहेब ने विदेशों में जाकर भी डिग्रियां हासिल की। उस विदेशों के लिए उन्होंने अपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उसके बाद में उन्होंने बहुत संघर्ष किए। संघर्ष के बाद इन्होंने जो पारिवारिक स्थिति झेली वो बहुत बड़ी दयनीय थी। उस स्थिति में अगर कोई बाबा साहेब की जगह होते तो पता नहीं वो कौन सी स्थिति से गुजर जाते। बहुत अच्छी बात। अब मैं संजय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि संजय जी आप बताइए, प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहेब को ये सोचता है कि ये सिर्फ दलितों के लिए इन्होंने कानून बनाया, ये दलितों के ही व्यक्ति है, इन्होंने सब लोग देखते हैं तो भारतवासी दलितों के अलावा इनको आरक्षण के रूप में देखते हैं, बस ये आरक्षण के दाता हैं, तो इनसे कोई लोग कटुता भी सहते हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? देखिए, जो अंबेडकर साहब है वो जन्म से ही एक जाति पाति भेदभाव के शिकार हुए हैं और उस चीज़ को वो सहते सहते आगे बढ़े हैं। कई बार ऐसी नौबत आई कि अंबेडकर साहब को लोग मारने के लिए उतारू हो गए। तो ऐसी परिस्थितियां उन्होंने सही है, फिर भी मैं उनकी सोच को दाग देता हूं कि उन्होंने संविधान का पूरा दायित्व उस पर था, लेकिन उसमें कहीं भी जो कि एक बदला लेने की भावना है, उनके लिए कोई भी एक भी अनुच्छेद आप ऐसा उठा के देख लीजिए कि कोई भी अनुच्छेद में उनकी कोई बदला लेने की ऐसी कोई भावना किसी भी जाति के लिए नहीं है। सब जाति के लिए बराबर है। एक होता है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तो बाबा साहेब का एक कोई भी ऐसे स्पेशली बाबा साहेब का कोई धर्म नहीं था। बाबा साहेब धर्म के लिए 3 कसौटियाँ थी। एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। उसी के आधार पर ये जो सामाजिक न्याय की जो परिपाटी है, जो अपनी प्रस्तावना में लिखा गया है, सामाजिक न्याय, जो हर आदमी को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है, हर आदमी को बिना भेदभाव के जिंदगी जीने का अधिकार है। इसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया। और आरक्षण जो वंचित वर्ग है, सिर्फ दलित वर्ग की बात नहीं है, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज के पिछले कोने में लास्ट छोर पर बैठा हुआ जो वर्ग है, उस वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और आज की सरकारें भी बाबा साहब की उसी गाइडलाइन को पालना करते हुए आज जो EWS का आरक्षण दिया है, जो कि कुलीन वर्ग है, उसमें जो पिछड़े हुए वर्ग है उनके लोगों को आरक्षण दिया है। और जो बाबा साहब का भी यही सपना था कि जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ही आरक्षण दिया गया है। बाबा साहब ने शिक्षा के अंदर आरक्षण दिया और बाबा साहब ने सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया। लेकिन आज की मेन बात यह है कि एक ही परिवार के कई लोग जो इस आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कई अपने दलित जाति के लोग, SC ST के लोग, कई भाई ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय से कोसों दूर है। उसके लिए सरकार को, पुलिस को, UNHRC को, मानवाधिकार आयोग को, सबको ये करना चाहिए कि जो समाज के पीछे लास्ट कोने में बैठा व्यक्ति है उनको भी सामाजिक का न्याय मिल सके। ये बाबा साहेब का एक मेन पॉइंट था इस संविधान को बनाने में, जिसका प्रीएम्बल में भी उन्होंने जिक्र किया है। देखो, बाबा साहेब जी ने उस समय में भी इतना बड़ा सोचा था। तो मैंने ये भी सुना है कि उस समय भी बाबा साहेब ने महिला सशक्तिकरण के बारे में, अछूतों को न्याय दिलाना और महिला सशक्तिकरण के बारे में अच्छे विचार थे बाबा साहेब जी के। आप बताइए इनके बारे में क्या विचार थे? जैसे अपना देश विकासशील देश है, जो भी देश जो मोस्ट फेवरेट कंट्री आती है, जो बड़े बड़े देश है, जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, उन देशों में लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है महिला सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं को वोट देने के लिए वहाँ पे 200 वर्ष तक संघर्ष चला है। जो आज का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है USA, उसमें जो संविधान है 1787 में लागू हो गया और जो महिलाओं का अधिकार है वो 1919 में मिला। और जब बाबा साहेब ने अपना संविधान बनाया,
उसमें सबसे पहले दिन जो कार्य किया वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार का कार्य किया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब ने वीडियो थोड़ा सा एक बार बंद हो गया था। तो अपन बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में। जो अपन देख सकते हैं कि उस टाइम जो महात्मा ज्योतिराव फुले है वो एक महिला के पढ़ने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे। तो उस टाइम महिला को बिल्कुल ही पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी। और जो अपना संविधान बना है उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे 15 महिलाओं का उसमें प्रतिनिधित्व था। हालांकि पुरुषों के मामले में बहुत ही कम प्रतिनिधित्व था, फिर भी हमारी संविधान सभा में ये उस दौर की बात है जिस दौर में महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए इतनी इजाज़त नहीं थी। उस दौर में 15 महिलाएं जो कि अपने संविधान सभा में थी। और एक जो नेहरू जी की सिस्टर थी वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काम कर चुकी है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में एक कथन मुझे याद आता है बाबा साहब का। उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी समाज की विकास की कसौटी मापनी हो तो उस समाज में देखना चाहिए कि महिलाएं कितनी शिक्षित है। तो ये बात दर्शाती है कि बाबा साहब की जो वुमेन एम्पावरमेंट की सोच है वो बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। बहुत अच्छी बात महिला सशक्तिकरण के बारे में संजय जी ने बताया। अभी मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि बाबा साहेब जी का संविधान के अंदर इतना ज़्यादा योगदान नहीं है, फिर भी लोग इसे संविधान निर्माता कहते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर संविधान को देखा जाए तो बाबा साहब जी का अगर इसके अंदर योगदान है तो बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? संविधान के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का कितना योगदान था और देश नहीं विदेश के लोग भी इनको संविधान के बारे में क्या सोचते थे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो संविधान सभा थी अपनी उसमें यदि देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समान जितनी पढ़ाई थी वो उस टाइम संविधान सभा तो क्या पूरे भारतवर्ष में उतनी पढ़ाई किसी के पास नहीं थी। और उनका संविधान का ज़बरदस्त नॉलेज था। और जब BN राव को अलग अलग देशों की यात्रा करने के लिए भेजा गया तो एक सर आइवर जेनिक्स है जो दुनिया का संविधानों का एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने बाबा साहब को कोट करते हुए कहा था कि यदि तुम्हारे देश में अम्बेडकर जैसा आदमी बैठा है तो तुम्हें दूसरे देशों में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे सलाह मशवरा कीजिए। तो ये बात दर्शाती है कि संविधान सभा में बाबा साहब का एक बहुत बड़ा अहम रोल था। और दूसरी बात, जो भी संविधान के अंदर प्रस्ताव आते थे वो बाबा साहब ही तैयार करते थे। बाबा साहब उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और यहाँ तक कि जो अपनी प्रथम राष्ट्रपति है और संविधान सभा के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था कि यदि मैंने जिंदगी में कोई भी सबसे बड़ा काम किया है तो वो ये है 30 अगस्त 1947 के दिन वो था प्रारूप कमेटी का प्रेसिडेंट बनाना। और उसके बाद में जो लोग कहते हैं कि संविधान सभा में इतना उनका रोल नहीं था, उनका जो संविधान में बनाने में इतना कोई रोल नहीं था, फिर भी इनको संविधान निर्माता कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में जितने 284 लोगों ने लास्ट में हस्ताक्षर किए थे 26 जनवरी 1950 के दिन, तो संविधान में जितने 250 लोग बोले थे उससे कहीं ज़्यादा बाबा साहब अकेले बोले थे। उन्होंने पूरी संविधान सभा की जितनी भी बहस हुई उनके अंदर वो मौजूद रहते थे। जितने लोग क्वेश्चन उठाते सबका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर देते थे लास्ट में। और जो उनके साथी सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा में ये बात कही है कि इस संविधान सभा के निर्माता और इस संविधान के पूरे के निर्माता का यदि किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना हो तो वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर। बहुत अच्छी बात। संविधान आपकी ये भी एक अंदर मन के अंदर भावनाएं थी, वो अभी अगर आपके इसके प्रति या विचारधारा अलग है तो आप इस विचारधारा से हट जाइए। आपको ये विचारधारा अपने दिमाग से भी निकाल देनी चाहिए कि बाबा साहेब जी का संविधान के अंदर योगदान नहीं था। तो पूरी आपको विचारधारा बता दी है संजय भाई ने। और भी संजय भाई आप बताओ बाबा साहेब जी का और क्या योगदान है, देश को ऐसा कौन सा योगदान है? जैसे अपन युवा लोगों के अब इस वर्तमान समय के अंदर युवा अपन क्या प्रेरणा ले तो बाबा साहेब जी के मार्गदर्शन ले और उस मार्ग पे चले तो युवा आज का कैसे उसके जैसा बनने की अगर कोशिश करे तो भी थोड़ा बहुत अगर भारत को देन हो जाए तो क्या हो सकता है? देखो, उनके जैसा कोशिश करने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके आदर्शों पे चलने की बात अपन कर सकते हैं। तो बाबा साहेब ने सबसे पहले तो ये बात की आज के जो युवा है वो ज़्यादा आलोचनात्मक ढंग अपनाते हैं।
तो बाबा साहेब भी एक आलोचनात्मक आदमी थे। उन्होंने उस टाइम कांग्रेस जैसी पार्टी का, महात्मा गांधी जैसे बड़े लोगों का उन्होंने आलोचना की, लेकिन वो कहते हैं कि आलोचना करनी है तो हमेशा तथ्य के आधार पर, और तथ्य जो आएगा अपने पास वो ज्ञान के आधार पर होगा, और ज्ञान जो अपने पास आएगा वो पढ़ाई के आधार पर होगा। तो बाबा साहेब ने ये कहा है कि आप आलोचना कीजिए लेकिन तथ्य के साथ कीजिए। तो ये बात युवाओं को सबसे बड़ी सोचने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ बाबा साहेब ने हमेशा कहा था कि अपने समाज के लिए शिक्षित बनो। यदि जो देश शिक्षित है उस देश को मैं कभी गरीब नहीं मानूंगा, ये बाबा साहेब ने कहा था। और बाबा साहेब के फॉलोअर आज इस सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में है। और बाबा साहेब का जो सपना था कि ये जो अपने भारत के जो भी लोग हैं जो इस समाज के बारे में पढ़े, इस समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करे, ये विशेषकर युवा वर्ग ही कर सकता है। तो इसलिए युवा वर्ग को बाबा साहेब की जो किताबें हैं, जैसे मैंने अभी किताब पढ़ी थी, ये जो अपनी एक किताब है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये बाबा साहेब की पूरी ज़िंदगी के बारे में किताब है, बाबा साहेब ने खुद लिखी है। तो उसके बारे में आप पढ़िएगा। ये युवा वर्ग यदि जो भी बाबा साहेब की किताबें को पढ़ेगा, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि वो इस समाज के लिए एक मिसाल कायम कर सकेगा। बहुत अच्छी बात संजय जी। संजय जी, अपन दोनों राजस्थान पुलिस के अंदर हैं। बिल्कुल। अगर ये हम बातें आपको इसीलिए बताना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान बनाया और हमारे पुलिस का कार्य है संविधान की रक्षा करना। संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार है, वो सभी पर्टिकुलर मानव से संबंधित है, व्यक्तियों से संबंधित है। तो उनकी रक्षा करना होता है। तो प्रेजेंट टाइम पुलिस को देखो बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस संविधान के ऊपर चल रही है। संविधान मानवाधिकार आयोग अगर देखें तो उसका भी काम कर रही है। गैर संवैधानिक आयोग है, उसके प्रति भी बहुत बड़ा अपना योगदान है। तो मैंने एक सुना है बाबा साहेब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक। इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहोगे? बाबा साहेब को ज्ञान का अपन बात करें तो पूरे जो संविधान है उस संविधान में हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे पारसी हो, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, हर समाज के लिए उन्होंने उसमें लिखा है। और हर प्राणी के मात्र में, यहाँ तक कि हिंदू के लिए जो गाय का वध है, निषेध है, उसके बारे में भी जो अपने DPSP है उनमें उन्होंने किया है। और जो मादक पदार्थ है उनके बारे में भी किया है, वन्य जीवों के लिए भी किया है, और वन्य नदियों के लिए भी जो अनुच्छेद अपना 49 लगभग है उसमें भी किया है। तो अपना संविधान बड़ा होने का कारण यही है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे प्राकृतिक वन्य जीव हो, न कि ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए है, और ये एक सरकार को दिशा निर्देश भी अपना ये संविधान देता है। इसलिए ये संविधान इतना लंबा चौड़ा है। और बाबा साहेब को यदि ज्ञान की अपन बात करें तो बाबा साहेब ने कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्रियां हासिल की है। तो ये तो बात है ही कि उनमें ज्ञान की तो कोई मतलब सीमा ही उनमें नहीं थी। अच्छी बात। संजय जी, आप बताएंगे, आप गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन के अंदर, उस लंदन में गोलमेज सम्मेलन के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य बाबा जी का क्या था, और उस उद्देश्य के बारे में आप हमें बताइए। जो अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, उसमें उन्होंने भाग लिया था। उनमें उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ भारत के दलितों की नहीं, भारत के वंचित वर्ग की नहीं, मैं पूरी दुनिया के वंचित वर्ग की बात करूंगा और उनको अधिकार दिलाने के लिए कार्य करता रहूंगा। तो इसलिए उन्होंने वो जो एक सम्मेलन है उनको चुना और उसमें उन्होंने भाग लिया। और सबसे पहले इस शख्सियत का विश्व के सामने उसी कॉन्फ्रेंस के टाइम लोगों को पता चला कि एक भारत में अंबेडकर जैसे भी लोग रहते हैं। तो अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए, वंचित वर्गों के लिए, अनटचेबल लोगों के लिए वहाँ पे अपनी मांग को उठाने के लिए, उनको बराबर अधिकार दिलाने के लिए और ये जो जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए वहाँ पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। और बाबा साहेब ने यही बात बताई थी कि ये जो ऊंच नीच भेदभाव, इस बीमारी को अगर मिटाने का कोई टीका है तो वो है संविधान। बहुत अच्छी बात। देखो, वो समय था, आप सोच भी नहीं सकते थे क्या विदेश में जाकर डिग्रियां लेके आओगे, क्या आप करोगे। भाई साहब, अगर एक बंदा आज किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो आप में संतुष्टि पा लेता है। उस बंदे के अंदर इतनी डिग्रियां, इतनी PhD, और PhD करने के बाद भी उन्होंने संतुष्टि नहीं अपने अंदर आने दी। ये कारण था कि उसको
खुद को नहीं, एक पूरे राष्ट्र को, उसको विश्व के सामने ऐसा प्रदर्शित करना था कि मैं करके जाऊंगा तो दुनिया मुझे याद करेगी। मेरा देश ये चाहेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसा एक भारत के अंदर महाशक्ति, महाशख्सियत पैदा हुई थी, जिन्होंने इतना बाबा साहेब ने दिया। तो बहुत अच्छी बात संजय जी। तो बाबा साहेब का मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उनको प्रोफेसर के लिए उनके पास आया था। उनकी डिमांड आई थी कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाइए। इकोनॉमिस्ट के वो बहुत गजब के नॉलेज उनमें थी। तो बाबा साहेब ने कहा था कि यदि मैंने जो ये डिग्रियां ली है तो एक बार यदि मैं प्रोफेसर बन गया तो मेरे समाज का क्या होगा। तो उन्होंने जो आजकल जो अपने समाज में है, चाहे कोई भी आप समाज ले लीजिए, उसमें जो भी बंदा कोई IAS IPS किसी भी जॉब में जाता है तो वो फिर अपने समाज से कन्नी काट देता है। तो हर जो भी शिक्षित व्यक्ति है उनको बाबा साहेब से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप चाहे कितनी प्रतिष्ठित जॉब पे चले जाए, अपने समाज से जुड़े रहे और अपने समाज के उत्थान में अपना जितना वक्त लगाएंगे, आपका जो समाज है वो उतना ही प्रगति करेगा। ये बात बाबा साहेब ने अपने को सिखा के गए हैं। बहुत अच्छी बात। आज मैं और संजय चौधरी नागौर पुलिस, मैं देवाराम राजस्थान पुलिस बाड़मेर, आप तमाम देश प्रदेश और विदेश के तमाम वासियों को हम आज 14 अप्रैल 2022 131वीं जयंती पर आप तमाम देशवासियों को हृदय की अतल गहराइयों से ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।